समुद्र किनारे जिंदगी के शोरगुल से दूर मैं खड़ी होकर समुद्र की शांत लहरों को अपने पैरों तले महसूस कर रही थी। कितनी निर्मल, स्वच्छ और शांत लग रही थी आज ये लहरें। इन्हें ऐसे देख क्या कोई कह सकता है कि कुछ समय पूर्व यही लहरें तेज हवाओं के कारण उफान पर थी। हमारी जिंदगी भी इन लहरों के समान है। कभी कभी एकदम शांत किसी संगीत में धुन के समान प्रतीत होती है और कभी कभी उसमें ऐसा सैलाब आ जाता है कि वह टूटकर बिखर जाती है। एक ऐसा ही तूफान पिछले साल 2020 में आया था जिसने पूरे विश्व को एक ऐसी महामारी दी जिससे हम आज तक झूल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की रोजी रोटी छिन गई, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कितने लोग सड़कों पर उतर आए, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सरकार ने भरसक प्रयास किए जो सराहनीय भी है। सरकार ने हर तबके के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई। सरकार को इसमें क्या दोष दे जब उनके अपनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया था। ये लोग ये वृद्ध आश्रम में रहने वाले वो अनगिनत वृद्ध जो अपनी जिंदगी की चौथी पारी खेल रहे थे, पर इस पारी में इन्हें अकेले छोड़ दिया गया। किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने। ऐसे ही एक वृद्ध आश्रम में आलिया संभल जुड़ी थी। मेरा कॉलेज का पहला साल था। हमारे कॉलेज में सोशल वर्क के 10 अंक मिलते थे जो फाइनल पेपर में जुड़ते थे। मैंने और मेरी सहेली शालिनी ने सोचा कि इन मुफ्त के अंकों को क्यों गंवाएं, तो हमने भी फॉर्म भर दिया। कुछ हफ्ते बाद सबको उनके सोशल वर्क के लिए जॉब बांट दिए गए। मुझे और पायल को सोशल वर्क के लिए कॉलेज के करीब ही एक वृद्ध आश्रम अलॉट किया गया। हम दोनों बहुत खुश हुए। हमें लगा कि वृद्ध आश्रम में क्या काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी बुजुर्ग को घुमाने को कहेंगे या किसी बीमार की सेवा करने को कहेंगे। ये तो चुटकियों में हो जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। हम दोनों अपनी किस्मत पर इतराते हुए अगले शनिवार वृद्ध आश्रम पहुँचे। द फोर्ड इंग्निस। यह कैसा नाम है? पायल ने हैरानी से पूछा। हाँ, नाम तो अजीब ही है, पर हमें क्या, चल अंदर चलते हैं फिर। घर भी तो जल्दी जाना है। मैंने पायल के हाथ पर ताली मारते हुए कहा। हम वहाँ की केयर टेकर मिसेज मल्होत्रा से मिलने उनके ऑफिस में पहुँचे। हेलो मैडम, हम दोनों आदर्श कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आए हैं। हमारे कॉलेज में हमें यहाँ सोशल वर्क के लिए भेजा है, मैंने कहा। मिसेज मल्होत्रा बहुत ही बेरुखी से बोली। ओह, तो आप दोनों हैं, आइए बैठिए। देखो बेटा, मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी। मैंने आपके कॉलेज को मना किया था कि वे यहाँ अपने छात्रों को न भेजें। आप लोग यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं और मुफ्त के अंक प्राप्त करने। आप लोगों को समाज सेवा का सा भी नहीं मालूम और ना ही इसकी समझ है। फिर भी आपकी प्रधानाचार्य के आग्रह करने पर मैंने हाँ कर दी। तो बताओ, आप दोनों हमारे विद्या आश्रम के लिए क्या योगदान देंगे? हम दोनों ने प्रश्न भरी निगाहों से उन्हें देखा। वह थोड़ा हंसी फिर बोली, चलो पहले मैं तुम्हें आश्रम का एक चक्कर लगवाती हूँ, शायद तब तुम मुझे कुछ जवाब दे पाओगे।
वह उठी और हमें इशारे से अपने पीछे आने को कहा। शुरुआत उन्होंने आश्रम के भोजन कक्ष से की। वहाँ बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं खाना बना रही थी। किचन से खाने की इतनी जायकेदार खुशबू आ रही थी कि पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे। ये हमारी रसोई है। यहाँ जितनी भी महिलाएं रहती हैं सब मिलकर बारी बारी खाना बनाती हैं। जैसे आज बंगाली खाना बन रहा है, मिसेज मल्होत्रा ने कहा और आगे बढ़ गई। मैं कुछ पल और उस खुशबू को महसूस करती रही कि तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास बंगला मिठाई शोर देश से लेकर आई और बोली, ले बेटा टेस्ट कर। उनके स्वर में इतनी मिठास और अपनापन था कि मैं मना नहीं कर पाई। शोर देश से खाते ही मन तृप्त हो गया। मैंने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, वाह आंटी, आपके हाथों में तो जादू है। उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आंटी नहीं अम्मा। मेरी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। फिर वह हमें ऑडियो विजुअल रूम में ले गई। वहाँ एक बड़ा सा स्क्रीन लगा था और उस पर पुरानी फिल्म गोलमाल चल रही थी। वहाँ बैठी बुजुर्ग महिलाएं हाथों में पॉपकॉर्न पकड़े हंसते हुए फिल्म का मजा ले रही थी। मल्होत्रा मैम ने सबको मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और बोली, यहाँ हमारा क्रिश्चियन रूम है। यहाँ सब आराम करते हैं और अपनी पसंद की फिल्म देखते हैं। उन्होंने हाथ हिलाकर हंसते हुए सबको अभिवादन करते हुए कहा। इस तरह मल्होत्रा मैडम ने हमें कुछ और कमरे में घुमाया और फिर हमें डॉर्मिटोरी में ले गई। ऑनलाइन फिल्म स्ट्रीमिंग सेवाएं, 5 बड़े बड़े हॉल थे। हर हॉल में 10 बिस्तर थे, एक फ्रिज था। गद्दे और तकियों के लिए अलग से अलमारी थी। हर बिस्तर के साथ एक छोटी सी अलमारी रखी थी। कुछ बिस्तरों पर बुजुर्ग महिलाएं आराम कर रही थी, कुछ यूं ही चुपचाप बैठी थी और कुछ आपस में बातें कर रही थी। मेरी नज़र वहाँ बैठी एक बहुत ही बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष की होगी। वह खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठी थी। चेहरे पर मायूसी और अपनों से बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने मल्होत्रा मैम को देखा तो डबडबाई आंखों से उन्हें इशारा कर अपने पास बुलाया। पुत्र, बात की मेरे बेटे से, कब आ रहा है वो? मेरा मन नहीं लगता यहाँ। उनके शब्द तीर के समान चुभ गए मुझे। मेरी आंखें भर आई। अम्मा, मैंने बात की है आपके बेटे से। वह अभी अमेरिका गया है, इसलिए आपको यहाँ छोड़ गया है। जैसे ही वहाँ से आएगा आपको घर ले जाएगा। मल्होत्रा मैम रुआसी आवाज़ में बोली। उनकी जुबान से निकले शब्द और उनके हाव भाव में सामंजस्य नहीं था। साफ दिख रहा था कि वह झूठ बोल रही हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने वहाँ से निकलते ही उनसे पूछा, आपने झूठ क्यों बोला? और क्या कहती मैं? उन्होंने झल्लाकर कहा, यह बोलती कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया है। अब कभी तुम्हें लेने नहीं आएगा। वह चिल्लाकर बोली, पर उनकी आवाज़ में दर्द और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं और पायल स्तब्ध से खड़े रह गए। मैं निशब्द थी। कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे मन के भावों को मल्होत्रा मैम ने पढ़ लिया था। शायद
मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, आज के दौर के बच्चे अपने माँ बाप को सिर्फ एक सीढ़ी समझते हैं जिस पर पैर रखकर वह अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, पर मंजिल पर पहुँचकर वही माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए वह उन्हें यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मल्होत्रा मैम ने मुझे बैठने को कहा और पानी का गिलास पकड़ा दिया। कुछ देर तक उस कमरे में शांति थी। फिर मैंने पूछा, आपने इस आश्रम का नाम फोर्थ इनिंग्स क्यों रखा? आलिया, इंसान की पहली पारी उसका बचपन होता है, जहाँ वह अपने माता पिता पर आश्रित होता है, उनकी छत्र छाया में बड़ा होता है। दूसरी पारी उनकी जवानी, जहाँ वह दुनिया को अपने नज़रिए से देखता है, इस संसार में अपना अलग मुकाम हासिल करता है, जोश और उत्साह से भरा होता है। तीसरी बारी है उसका गृहस्थ आश्रम, जहाँ वह अपने बच्चों को बड़ा करता है, काम धंधा करता है और अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। और चौथी बारी है बुढ़ापा, जो सबसे कठिन होती है। इसमें इंसान फिर से आश्रित हो जाता है, पर इस बार अपने माता पिता पर नहीं बल्कि अपने बच्चों पर। और मेरे हिसाब से ज़िंदगी में मैंने ऐसे बहुत कम बुजुर्ग देखे हैं जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी चौथी पारी भी बहुत शानदार तरीके से खेली है। मल्होत्रा मैम ने कितनी खूबसूरती से हमें ज़िंदगी का सारा सत्य समझा दिया। हम अब बताओ, तुम क्या योगदान दे सकते हो इस आश्रम में? मल्होत्रा मैम का यह प्रश्न हमें कलीन बोल्ड कर गया। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तो सबको सब कुछ आता है, पायल ने झट से उत्तर दिया और खड़ी हो गई। पर मैं वहीं बैठी सोचती रही। फिर मैंने कहा, मैम, माना यहाँ आप सब कुछ सिखा रहे हैं, सबको बहुत कुछ आता है, पर एक चीज़ है जो किसी को शायद ही आती हो। आज के इस दौर में कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। मुझे लगता है कि सभी बुजुर्ग महिलाओं को भी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इंटरनेट के ज्ञान से उन्हें काफ़ी मदद मिल सकती है। इससे एक तो उनका समय भी कट जाएगा और दूसरा उन्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिल सकती है। मल्होत्रा मैम ने कुछ सोचा, फिर हंसते हुए बोली, चलो, तुमको एक मौका तो मिलना चाहिए। अगले शनिवार को आ जाना, और हाँ, छुट्टी के लिए पहले से ही एप्लीकेशन देनी होगी। हम दोनों वहाँ से उठ बाहर आ गए। मैंने पलट कर डॉर्मिटोरी की खिड़की की तरफ देखा। वह बुजुर्ग महिला अभी भी वहीं बैठी थी। मुझे देख मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और इशारे में ही उन्हें कहा कि मैं जल्दी आऊँगी। मेरी मंजिल मुझे कहाँ ले जाने वाली थी मुझे नहीं पता था। यह सफ़र मेरे लिए क्या चुनौतियाँ लेकर आएगा मुझे नहीं पता था। बस एक जुनून था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। इन सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना था मुझे। इनकी फोर्थ इनिंग्स को कामयाब बनाने में और इन्हें एक नई पहचान देने में मुझे अपना योगदान देना था। अगले शनिवार मैं एक नई ऊर्जा के साथ उठी। जल्दी से तैयार होकर पायल के साथ वृद्ध आश्रम में पहुंच गई। वैसे तो पायल बेमन से ही आई थी, पर वे आई यह बड़ी बात है। मल्होत्रा मैम
मुझे देख थोड़ा हैरान हो गई और बोली, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से बहुत प्रभावित हुई हूँ आलिया। मुझे लगा था कि तुम शायद नहीं आओगी, पर तुम सच में हमारे साथ जुड़ना चाहती हो, इस बात की खुशी हुई। नौजवान पीढ़ी का यह जोश काबिले तारीफ है। मल्होत्रा मैम के चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक साफ झलक रही थी। वह उठी और हमें स्टाफ रूम में ले गई। आलिया, यहाँ हमारा एक छोटा सा स्टाफ काम करता है। अकाउंट देखना, सब महिलाओं की आज तक की रिपोर्ट तैयार करना, सबकी दवाइयों का खर्च, बीमारियों की लिस्ट वगैरह सब तैयार करते हैं। शनिवार और रविवार उनकी छुट्टी होती है, तो 2 दिन यह रूम खाली रहता है। 3 ही कंप्यूटर है हमारे पास, मेरे ख्याल से बहुत रहेंगे। और ये रही उनकी लिस्ट, जो हमारे हिसाब से कंप्यूटर सीख पाएंगी शायद। आया अभी सबको लेकर आ रही होगी। कुछ पल इंतजार के बाद आया 10 बुजुर्ग महिलाओं को लेकर आई। मैं थोड़ा हैरान थी क्योंकि आश्रम में बहुत सारी महिलाएं हैं। मेरे दिमाग में चल रहे प्रश्न को मल्होत्रा मैम ने पढ़ लिया था। शायद वह बोली, आलिया, कुछ महिलाओं ने तो मना कर दिया, कुछ काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो मुझे नहीं लगता वह सीख पाएंगी। अभी इन 10 बुजुर्ग महिलाओं से ही श्री गणेश करो, बाकी तो तुम्हारे सिखाने पर निर्भर करता है। ये कहकर मैम उन सबको मेरे पास सहयोग करने की हिदायत दे वहाँ से चली गई। मैं थोड़ा घबरा रही थी, पर फिर अपने आप के किए संकल्प को याद किया और मैदान में कूद पड़ी। मैंने उन सबका अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। आलिया, ओहो, आलिया भट्ट हो क्या? एक महिला ने चुटकी लेते हुए कहा। मुझे तो वे बिल्कुल पसंद नहीं, कितने छोटे कपड़े पहनती है। दूसरी महिला बोली, ऐसे मत बोल डियर, जिंदगी में अच्छी लग रही थी वे। एक और आवाज़ आई, 1 मिनट आंटी, आप सब यहाँ ध्यान दें, मुझ पर, आलिया बंसल पर, आलिया भट्ट पर नहीं। मैंने उनकी बहस को रोकते हुए कहा। तभी एक महिला जोर से हंसने लगी और बोली, बेटा, तुम पर क्या ध्यान दे, हमें कौन सा अब अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढनी है। उनके ये कहते ही सब जोर से हंसने लगी। कॉलेज में रैगिंग नहीं हुई थी, तो आज वह कसर भी पूरी हो गई। चलिए आज हम कंप्यूटर पर कुछ मज़ेदार करेंगे। आज हम इस पर वो लिखेंगे जो हमारी पहचान बताता है। मैंने सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा, ऐसा क्या लिखेंगे जो हमारी पहचान है? एक आंटी बोली, हमारा नाम, वही तो हमारी पहचान है। आज हम सब अपना नाम लिखेंगे और उसको बहुत आकर्षक तरीके से सजाएंगे, फिर उनका प्रिंट निकालेंगे। मैंने और पायल ने एक कंप्यूटर पर 3 लोगों को बैठाया और एक एक करके सबको मदद की उनका नाम लिखने में। उन्हें सिखाया कि कैसे हम कलर बदल सकते हैं, कैसे पॉट बदल कर नाम को अलग लिखावट दे सकते हैं। धीरे धीरे सबको मज़ा आने लगा। अपने नाम को खुद खूबसूरत बनाकर सब बच्चों की तरह खुश हो रही थी। कुछ ही देर में सबसे जान पहचान हो गई, सबके नाम पता चल गए। जब हमने उनके प्रिंट निकाल कर उनके लिए, तो वह सब उसको देख
इतनी खुश हुई जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी पसंद के खिलौनों को पाकर होता है। चलिए अब इस प्रिंट को आप अपने बिस्तर के पास रखी अलमारी पर लगाएंगे, क्योंकि उस अलमारी में आपका सामान है, वो आपकी चीज़ है। मैंने उत्साहित होते हुए कहा। हम दोनों उन सबको लेकर डॉर्मिटोरी में पहुँचे। वहाँ हमने मिलकर सबके नाम वाले प्रिंट उनकी अलमारी पर चिपकाने में मदद करी। बाकी सारी महिलाएं भी उत्सुकता से सब देख रही थी। हमने उनके नाम को और आकर्षक बनाने के लिए उन्हें बहुत से स्टिकर दिए। मंजू आंटी ने तो बहुत सारी स्माइली लगाई। रंजना अम्मा ने अपने नाम को फूलों से स्टिकर से सजाया। विमला माँ को रंग बिरंगे सितारे बहुत भाए। सबने अपने नाम को सुंदरता की चादर से ढक दिया। उसके बाद वह सब उसको ऐसे निहारती रही जैसे परिवार के सब सदस्य नवजात शिशु को निहारते रहते हैं। मैं एक प्रिंट लेकर खिड़की पर बैठी उस बुजुर्ग महिला के पास गई। अम्मा, ये आपके लिए, क्या इसे मैं आपकी अलमारी पर लगा दूं? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी सहमति से मैंने उनके नाम वाले प्रिंट को उनकी अलमारी पर चिपका दिया और उसे सुंदर फूल वाले स्टिकर से सजा दिया। फिर मैं उन्हें अलमारी के पास ले आई। अपने नाम को इतने सुंदर अंदाज में लिखा देख वह भाव विभोर हो गई और उसे छूते हुए बोली, सुलोचना शर्मा, कितने सालों बाद अपना नाम पढ़ा है। इधर आ गुड़िया। मैं उनके पास से जाकर बैठ गई और उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आँखों से आंसू न उनके थम रहे थे और न मेरे नाम में क्या रखा है। यह कथक आज मुझे बेनामी लग रहा था, क्योंकि सिर्फ एक हमारा नाम ही तो है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है। बाकी सब रिश्ते एक एक कर हमें जीवन के सफ़र में छोड़ जाते हैं, पर हमारा नाम आखिर तक हमारे साथ रहता है। इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें हमारे नाम से ही याद करते हैं। अब मैं सिर्फ शनिवार को ही नहीं बल्कि रविवार को भी आश्रम जाने लगी। सबके साथ समय व्यतीत करना, उनके अनुभव सुनना, अपने कॉलेज के अनुभव उनसे साझा करने में मुझे बेहद आनंद आता था। जीवन एक अवसर है जो उस परम शक्ति ने हमें दिया है जिसने यह संसार बनाया है। अब इस अवसर का हम कितना फ़ायदा उठाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। वृद्ध आश्रम की सभी महिलाएं इस अवसर का फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकती? ऐसा क्या है जो उन्हें रोकता है? यही प्रश्न मन में लिए मैं आश्रम पहुंची। मल्होत्रा मैम को अपनी योजना के बारे में बताया, जिससे आश्रम की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकती थी। मैम, मंजू आंटी, कांता माँ, शकुंतला दादी, यह सब कितनी अच्छी कढ़ाई करती हैं। हम इनकी कढ़ाई को रुमाल, टीवी कवर इत्यादि पर बनवाकर ऑनलाइन ऐप्स पर बेच सकते हैं। आजकल घर के भीतर लगाए जाने वाले पौधे की बहुत मांग है। बेबे आशा ताई, कमला ताई, सविता दादी, सबको पौधे की बहुत समझ है। हम किसी नर्सरी से अनुबंध करके इसकी भी ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। मैंने अपनी सारी योजना उन्हें समझा दी। हमने सबको इकट्ठा किया और मैम ने मेरी योजना सबको बताई। कुछ बुजुर्ग महिलाओं को पसंद नहीं आई,
क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर आकर वह फिर से एक नई शुरुआत करने से कतरा रही थी। पर ज़्यादातर महिलाओं ने हमारी बात को समझा और माना, क्योंकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा था, जो शायद उनमें से काफ़ी महिलाओं को कभी मिला ही नहीं था। वह सदैव अपनी आजीविका के लिए अपने पिता, पति या पुत्र पर ही निर्भर रही थी। आज उनके पास अवसर था। अपनी पहचान बनाने का एक महीने के भीतर सब तैयारियां हो गई। हालांकि मुझे अंदाज़ा था कि हम एक साथ बहुत सामान नहीं बना सकते, क्योंकि उम्र का भी तकाजा है तेज काम करना। अब उन सब की बात नहीं है। पायल ने इसका एक बहुत सही उपाय निकाला। क्यों न हम एक तरह का कोचिंग स्थान खोले। यहाँ पर ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो सिलाई कढ़ाई सीखना चाहेंगी, बागवानी सीखना चाहेंगी। बस सब दादियाँ मिलकर उनको सिखा भी देंगी और बिक्री के लिए माल भी तैयार हो जाएगा। पायल ने निसंदेह एक बढ़िया सुझाव दिया। हमने मल्होत्रा मैम से और वहाँ सभी महिलाओं से इस बात के बारे में वार्तालाप किया। सुझाव सबको पसंद आया। हमने कंप्यूटर पर ब्रोशर छापे। आधे माह में ही करीबन 5-6 लड़कियां सिलाई कढ़ाई सीखने आ गई। इस सिलाई कढ़ाई विभाग को तो मदद मिल गई। अब बागवानी के लिए हमने अपने दोस्त से कॉलेज में बात करी। 6-7 दोस्त हमारी मदद को तैयार हो गए। लगभग 2-3 महीने में एक अच्छा व्यवसाय तैयार हो गया। मेरी सभी दादियाँ बहुत खुश थीं। सब सुबह से शाम तक कार्य में व्यस्त रहती थी। अब किसी को भी अपने बेटे, पोता पोती और परिवार की ज़्यादा याद नहीं सताती थी। वह मोह छोड़कर आगे बढ़ना सीख चुकी थी। मल्होत्रा मैम सबके इस बदलते रूप को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। वह भाव विभोर हो हमसे बोली, आलिया और पायल। काया पलट हो गई आश्रम की। कौन कह सकता है कि यह वही आश्रम है जहाँ हर दिन एक उदासी सबको अपने आलिंगन में समा कर रखती थी, जहाँ हर रोज सब अपनों के लिए बेचैन रहते थे। सब इकट्ठे होते हुए भी इतना महसूस करते थे, अपने जीवन को कोसते रहते थे। आज सब कितना ऊर्जावान महसूस कर रही हैं। सबका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया है। आज सब सच में एक परिवार की तरह रह रही हैं। 1 साल पंख फैलाकर कब उड़ गया पता ही नहीं चला। हमने आश्रम में जोरदार ढंग से स्वागत किया। सबने खूब नाच गाना किया। जिंदगी गुलजार लग रही थी। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक विश्व कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ गया और मार्च में हमारे देश में लॉकडाउन लग गया। लोगों का घर से बाहर आना जाना बंद हो गया। सब अपने ही घर में कैद हो गए। मैं रोज सबसे संपर्क में थी। मल्होत्रा मैम से निरंतर अपडेट लेती रहती थी। कुछ समय तक हमारा आश्रम जिन NGO से जुड़ा था वह मदद करते रहे, पर फिर मदद बंद हो गई। मल्होत्रा मैम ने सभी के बेटे से बात की। कुछ ने तो आधी पगार का बहाना बना दिया। कुछ ने यह कहकर टाल दिया कि जैसे ही इंतज़ाम होगा वह भेज देंगे, और कुछ ने फ़ोन ही नहीं उठाए।
बस कुछ ही पैसे भेज रहे थे। एक दिन मल्होत्रा मैम का फ़ोन आया मेरे पास। आलिया, सुलोचना ताई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या तुम डॉक्टर अरेंज करा सकती हो? मेरा दिल धक से बैठ गया। अविश्वास के काले बादल आंखों के आगे मंडराने लगे। मैं बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। मैंने फिर भी उनको आश्वासन दिया कि मैं कुछ इंतज़ाम ज़रूर करूँगी। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर वर्मा को बहुत आग्रह किया कि वह मेरे साथ चले। बहुत मुश्किल से वह चलने को तैयार हुए। मैंने एक हफ्ते का राशन और अन्य ज़रूरी सामान तैयार किया और माँ को किसी तरह मनाया कि वह कुछ दिन मुझे वहाँ रहने की इजाज़त दे। मल्होत्रा मैम अकेले सब संभाल रही है। माँ ने सख्त हिदायतों के साथ मुझे इजाज़त दे दी। डॉक्टर वर्मा ने सुलोचना दादी को चेक करके कहा, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। इनकी सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितने दिन निकाल पाएंगी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वर्मा ने दबी आवाज़ में कहा। मल्होत्रा मैम और मेरी आंखों में आंसू थे। हम सुलोचना दादी को खोना नहीं चाहते थे। तभी भैया डॉक्टर का लिया इंजेक्शन ले आया। डॉक्टर वर्मा ने मुझे इंजेक्शन भरना और लगाना सिखा दिया। फिर वह हमसे इजाज़त लेकर भाई के साथ वापस चले गए। मैं डॉर्मिटोरी में गई और सबसे मिली। सबका शरीर और मन दोनों ही थके हुए थे। काफ़ी दिनों से आश्रम की सफाई भी नहीं हुई थी। सिर्फ आशा ही है यहाँ। यह बेचारी कितना कर पाती है, कर लेती है। मैं भी सफाई में इसकी कुछ मदद कर देती हूँ। मल्होत्रा मैम ने बताया। सुलोचना दादी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने की ज़रूरत थी। लेकिन बेड की कमी की वजह से हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी। किसी तरह बहुत भागदौड़ के बाद हम एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर पाए। हम सब बेसब्री से एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे थे। तभी कांता माँ की आवाज़ आई। हम सब भागकर अंदर गए। सुलोचना दादी हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। उनका जरा जीर्ण शरीर बिस्तर पर पड़ा था। हम सब शून्य में उन्हें देख रहे थे। तभी एम्बुलेंस की आवाज़ ने कमरे में फैले सन्नाटे को तोड़ा। उनके पीछे भाई की गाड़ी थी। उसने जल्दी से 2 कर्मचारियों को स्ट्रेचर लेकर अंदर दौड़ाया। दरवाजे पर आते ही उसने मुझे पुकारा। मैं भागकर भाई से लिपटकर रोने लगी। वह भी स्तब्ध खड़ा हो गया। उसे भी विश्वास नहीं हुआ। एम्बुलेंस लेकर जाने लगी सुलोचना दादी को। जिस एम्बुलेंस को उनकी जान बचाने के लिए बुलाया था, उसी में उनको अंतिम विदाई देनी पड़ी। शायद हमें देर हो गई उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने में। सबने हाथ जोड़कर उनको अंतिम विदाई दी। दादी अपने अंतिम सफ़र पर चल दी। हम सारी जिंदगी रिश्ते के मोह में उलझे रहते हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी चलती है। उनके लिए हम लड़ते हैं, उनके लिए परेशान होते हैं, उनसे आशाएं और उम्मीदें रखते हैं। यदि वह टूट जाए तो दुखी होते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि अपने जीवन का अंतिम सफ़र तो हमें खुद ही तय करना है।
उसमें हमारे साथ कोई नहीं चलेगा। यह सफ़र सिर्फ हमारा है। मैं और मल्होत्रा मैम किसी तरह राशन इकट्ठा करने की जद्दोजहद में लगे थे। पायल लॉकडाउन की वजह से दूसरे शहर में फंस गई थी, पर उसने भी किसी तरह हमारी मदद करने की पूरी कोशिश करी। मदद आ रही थी, पर टुकड़ों में इससे हम सबको ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। एक दिन मैंने ठान लिया कि बस अब दूसरों पर आश्रित नहीं रहना, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सबको बुलाकर मैंने सबको समझाते हुए कहा, इस लॉकडाउन ने बहुत से लोगों के काम धंधे छीन लिए, बेरोजगारी बढ़ गई है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर आराम से तो बैठे हैं, पर उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को हॉस्टल में या उनके द्वारा लिए किराए के मकान में बैठना पड़ रहा है, और उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें ढंग का खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे सभी बंद हैं। उन्हें खुद बनाना पड़ रहा है, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ, बेचारे बच्चे, पर इस सब में हम क्या कर सकते हैं? मंजू आंटी ने कहा, इसमें आप लोग ही तो मदद कर सकते हैं। देखिए, आप सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो क्यों न हम टिफिन बॉक्स की प्रतिक्रिया शुरू करें। ऐसे बहुत से हॉस्टल हैं जहां हम अपने बनाए घर के खाने को पहुंचा सकते हैं। बदले में एक कीमत रखेंगे जो ज़्यादा महंगी ना हो, और खाना बनाने के बर्तन तो है ही हमारे पास। खाना पैक करके भरने के लिए डब्बे हम थोक में मेरे एक मित्र के पापा की दुकान से ले सकते हैं। उनको पैसों का भुगतान हम धीरे धीरे कर सकते हैं। सबने मेरी बात मान ली, शायद इसलिए कि वह मुझे हताश नहीं देखना चाहते थे, या फिर इसलिए कि उन्हें मुझ पर भरोसा था। दोनों बातों में से जो भी वजह रही हो, पर आशा की किरण अभी भी कायम थी। अगला एक हफ्ता बहुत मेहनत का था। हम सबने मेहनत करके ये पैम्फलेट तैयार किया। मैंने उन्हें अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया। अपने सभी नए पुराने दोस्तों को मेल से, मैसेज साइट से, सब तरह से भेजा। सिर्फ मैंने ही नहीं, पायल, भाई, माँ, पापा और घर के सभी रिश्तेदारों ने इसको सोशल मीडिया के द्वारा प्रचारित किया। हमारी मेहनत रंग लाई। किचन के शुभारंभ से 2 दिन पहले हमें करीब 15 ऑर्डर मिले। कुछ मेरे ही कॉलेज के दोस्तों के थे जो हॉस्टल में रह रहे थे और स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन के लिए तरस रहे थे। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो हॉस्टल में नहीं अपितु बाहर किराए पर रहते थे और खुद ही अपना खाना बना रहे थे, पर समस्या थी कि उनको खाना पहुंचाए कैसे। आशा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मेरा पति खाली बैठा है आजकल, वह साइकिल पर दे आएगा और जब आपका काम चल जाए तो कुछ दे देना रोज का उसको। आखिरकार सभी पड़ाव को पार कर हमारी किचन शुरू हुई। हमारी प्यारी दादियों ने बहुत से जायकेदार खाना बनाया। हमने उसको सही से पैक किया और उसमें एक पर्ची डाली जिस पर लिखा था, अपना ख्याल रखना। कुछ ही दिनों में हमें थोड़े ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे। पायल के दिमाग में एक उपाय आया जिसे मैंने यहाँ
बैठकर कार्यान्वित किया। मैंने किचन में खाना बना रही सभी दादियों का एक वीडियो बनाया और एक यूट्यूब चैनल बनाया दादी के किचन से, और उस पर उस वीडियो को भेज दिया। एक ही दिन में वह वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया और इससे हमें ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे। अब हम सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना दोनों बनाने लगे। तकरीबन 1 महीने बाद पापा ने हमारे लिए एक कंपनी भी दर्ज करा दी और समस्त औपचारिकताएं और दस्तावेज भी इकट्ठे कर लिए। अब हम ऑनलाइन खाने का ऑर्डर लेने वाली फूड डिलीवरी स्थानों में अपनी छोटी सी कंपनी को दर्ज करा सकते थे। फिर क्या था, हमने अपनी कंपनी दादी के किचन से को 2 से 3 ऑनलाइन कंपनी में दर्ज करा दिया, क्योंकि हम थोड़ा बहुत पहले ही मशहूर हो चुके थे, इसलिए जल्द ही ऑर्डर आने लगे। बंगाली, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मद्रासी, हर तरह का मेन्यू हमारी किचन से आने लगा। आज भले ही कोरोना महामारी से अभी तक हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, पर हमारी 4th इनिंग्स के आश्रम के समस्त दादियाँ अपने मोह के बंधनों से मुक्त हो गई थी। आज वह खुली हवा में सांस ले सकती हैं, अपने पंख फैला उन्हें जिस दिशा में चाहे मोड़ सकती हैं। दादी के किचन से आज बहुत अच्छा चल रहा है। मंजू आंटी और सल्ला ताई कंप्यूटर के जरिए सारे ऑर्डर संभाल लेती हैं। आज उन्हें मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, और यही तो मैं चाहती थी, वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा हथियार है जो हमें हमारे जीवन की चौथी पारी में भी टूटने नहीं देता। मैं हमारे समस्त बुजुर्ग से यही कहना चाहती हूँ कि जीवन चलने का नाम है। हम थक कर थोड़ी देर भले ही आराम कर ले, पर फिर से उठकर चलना ही पड़ेगा। अपने जीवन को कभी भी लक्ष्य विहीन न होने दे। नई तकनीकों को सीखने में कोई बुराई नहीं है, उसे अपनाएं और आज की पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लोग पुराने नहीं होते, उनकी सोच पुरानी हो जाती है। उन्हें अपनी सोच को नई दिशा प्रदान करनी पड़ेगी। आज आश्रम की सभी महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्हें आज किसी की पत्नी, किसी की माँ के रूप में नहीं, अपितु उनके नाम से जाना जाता है। लगभग 2 साल पहले उन्होंने अपना नाम लिखकर उसे सजाया था। आज उनके उसी नाम से उन्हें एक नई पहचान मिली है। आज उन्होंने अपने अस्तित्व को खोज लिया है। अपने सपनों को साकार करने की कोई उम्र नहीं होती। इन सबका सपना था खुद को आत्मनिर्भर बनाने का, खुद की एक पहचान बनाने का। भले ही उस सपने को साकार होने में वक्त लगा, पर सपने देखेंगे तभी तो उनके साकार होने की उम्मीद करेंगे।